नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट कमिश्नर कमेटियाँ जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस में ये कमिश्नर कमेटियाँ जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि एचपीयू बीएड एंट्रांस 2025 का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला द्वारा। आपका जो एग्ज़ाम है बीएड एंट्रांस का वे 27 मई 2025 को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, जबकि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम होगा वे 18 मई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपने तैयारी जो है वो अपनी वो स्टार्ट कर देनी है। प्लेलिस्ट में आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड हो, नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, वो आपको जीके, एचपी जीके, इंडियन जीके, सभी सेक्शंस की वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राधा कृष्णन आयोग के बारे में। तो राधा कृष्णन आयोग जो था, इसका जो गठन था वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो था वो इसका गठन किया गया था। और इसके जो किनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो था इसका गठन किया गया था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे राष्ट्रपति थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। उनकी अध्यक्षता में जो था इसका गठन किया गया था। और आपको पता है जो हम टीचर डे मनाते हैं तो वो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ही मनाते हैं। 5 सितंबर को जो हम टीचर डे मनाते हैं, अध्यापक दिवस मनाते हैं, वो इन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर हम मनाते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो राधाकृष्णन आयोग जो था ये स्वतंत्रता के बाद 1948 में गठित जो था वो पहला शिक्षा आयोग था। इसका जो निर्माण था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कुशल नेतृत्व में किया गया था, ये आपने याद रखना है। और इसने जो थी इस कमीशन ने जो थी अपनी जो रिपोर्ट थी वो अगस्त 1949 को जो थी वो इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी। 1948 में इसका गठन हुआ था और अगस्त 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। राधाकृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो राधाकृष्णन आयोग को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसने यूजीसी की स्थापना करके माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए एकीकरण का सुझाव दिया था, इस कमीशन ने, राधाकृष्णन कमीशन ने। और इसकी जो स्थापना भारत में उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं की जांच करने के लिए जो थी वो की गई थी। लोकतांत्रिक मूल्यों, शांति और सद्भाव का विकास करना जो थे इसकी प्राथमिकता थी इस कमीशन की। देश की आवश्यकताओं और उसकी परंपराओं के आलोक में विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के लिए जो सिफारिशें थी वो प्रस्तुत होनी चाहिए, ये इस आयोग ने कहा था। ऐसे महान व्यक्तित्वों का विकास करना जो राजनीति, प्रशासन, उद्योग और वाणिज्य में अपना योगदान दे सके, ये इसकी कमीशन और कमेटियाँ की जो थी वो सिफारिश थी। ये आयोग मुख्य रूप से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए गठित किया गया था। तो इस आयोग का जो गठन था वो मुख्य रूप से कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जो था वो इसका गठन जो था वो किया गया था। ये आपने याद रखने हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। तो आपने याद रखना है कि राधाकृष्णन आयोग को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ये आपने याद रखना है। इन्हीं के जन्मदिवस पर हम जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को। और एक आपको जीके में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसे एकमात्र भारतीय कौन है, ऐसे एकमात्र व्यक्ति कौन है भारतीय जो भारत के राष्ट्रपति भी और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही हैं। तो ये आपने याद रखना है। ये तो हमने बात कर ली मेनली राधाकृष्णन आयोग के बारे में। उसके बाद बात करते हैं कोठारी आयोग के बारे में। तो कोठारी आयोग जो था 1964 में आया था ये, और 1966 में जो थी वो इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी। ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोठारी आयोग के बारे में, कोठारी कमीशन को के बारे में। तो इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने नोट कर लेना है। जो कोठारी कमीशन है उसे इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो गठन था वो कब हुआ था? इसका जो गठन था वे 14 जुलाई 1964 को हुआ था। ये आपने याद रखना है। कोठारी कमीशन के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे दौलत सिंह कोठारी थे, डॉक्टर DS कोठारी थे। और इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने जो था वो अपॉइंट किया था। इस कमीशन का अध्यक्ष जो था अपॉइंट किया था। और इसको अपॉइंट किया था, कब किया था? 14 जुलाई 1964 को अपॉइंट किया था। और इस कमीशन ने जो थी वो अपनी जो रिपोर्ट थी वे 29 जून 1966 को जो थी वो इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी कोठारी आयोग ने। अब इसको थोड़ा, इसके जो की पॉइंट है उनको हम जान लेते हैं। जैसे बोला गया है कि भारत राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या इंडियन एजुकेशन कमीशन की भी जानते हैं इसके नाम से, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा भारत में शिक्षा क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने, शिक्षा का एक सामान्य पैटर्न विकसित करने और भारत में शिक्षा के विकास के लिए दिशा निर्देश और नीतियों पर सलाह देने के लिए स्थापित एक तदर्थ जो था आयोग था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इसका जो गठन था वे 14 जुलाई 1964 को, ये डेट आपने नोट कर लेनी है। इसका जो गठन था वो कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और आयोग के कार्य क्षेत्र में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक शिक्षा के क्षेत्र के लिए सामान्य सिद्धांत और दिशा निर्देश जो थे वो तैयार करना तथा भारत में शिक्षा के मानकीकृत राष्ट्रीय स्वरूप पर सरकार को सलाह देना शामिल था। हालांकि चिकित्सा और कानूनी अध्ययनों को आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया था। ये आपने याद रखना है। जो चिकित्सा और कानूनी लॉ अध्ययन जो था, लॉ स्टडी जो थी, उसको आयोग के जो कार्य क्षेत्र था, वर्किंग का एरिया जो था, उससे जो था वो इसे बाहर रखा गया था। कोठारी आयोग की रिपोर्ट शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित थी। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कोठारी कमीशन जो था उसकी जो रिपोर्ट थी वो किस पर केंद्रित थी? तो वो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट और एजुकेशन पर जो थी वो केंद्रित थी। ये क्वेश्चन जो था वो आई थिंक 2021 के एग्ज़ाम में, बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी वो किस पर केंद्रित थी? तो वो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट पर केंद्रित थी। आयोग का जो कार्यकाल था वह 1964 से लेकर 1966 तक 66 तक था। और आयोग ने 29 जून 1966 को जो थी वो अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी, रिपोर्ट जो थी वो पेश की थी। ये आपने याद रखना है। तो आपने एक तो बात याद रखनी है, ये कब कमीशन कब अपॉइंट किया गया था? 14 जुलाई 1964 को। और रिपोर्ट सबमिट की थी कब की थी? जून 29 1966 को। और कोठारी कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसे जो है वो जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं आचार्य नरेंद्र देव समिति के बारे में। ये यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आचार्य नरेंद्र देव समिति जो थी ये शिक्षा और उसके संगठन के साथ राजनीतिक और संवैधानिक स्थितियों और प्रगति की संभावनाओं के संबंध में था। ये जो कमेटी थी नरेंद्र देव समिति, संदर्भ की शर्तों ने समिति पर गंभीर सीमाएं लगा दी और इसकी जांच के दायरे को जो था वो सीमित कर दिया था। इसकी सिफारिशें थी, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तथापि समिति ने
वास्तव में सरकार की शिक्षा नीति का सर्वेक्षण किया और वर्तमान शिक्षा प्रणाली के मुख्य तथ्यों का अध्ययन किया। देश की शैक्षिक प्रगति पर राजनीतिक सुधारों के प्रभाव और संबंध समस्याओं की जांच की, प्रणाली के दोषों और कमजोरियों को इंगित किया और इसके सुधार के लिए जो थी वो सिफारिशें जो थी वो की थी। समिति ने 1929 में अपनी रिपोर्ट जो थी महामहिम सरकार को सौंप दी और ये रिपोर्ट एक मूल्यवान दस्तावेज है और इस क्षेत्र में पहली रिपोर्ट है। तो ये जो समिति थी वो कब आई थी? वर्ष 1929 में आई थी। ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं मुदालियर आयोग के बारे में। अभी ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हर बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मुदालियर कमीशन जो है, तो आपने साथ में शॉर्ट फॉर्म में नोट्स भी जरूर बना लेने हैं, क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें। अब बात करते हैं मुदालियर कमीशन के बारे में, मुदालियर आयोग के बारे में बात करते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पहली बात यह है कि मुदालियर आयोग जो है उसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने नोट कर लेना है। इस कमीशन को जो था अपॉइंट किया गया था 23 सितंबर 1952 को। 23 सितंबर 1952 को इसे जो था वो अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और इसके जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर A.L. स्वामी मुदालियर थे, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी, कब की थी? 29 अगस्त 1953 को। तो फर्स्ट तो आपने याद रखना है कि इसे जो था वो अपॉइंट कब किया गया था। तो इसे अपॉइंट जो था वो 23 सितंबर 1952 को जो था इसे अपॉइंट किया गया था। ये आपने नोट कर लेना है। इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी, कब की थी? 29 अगस्त 1953 को जो थी वो इसने जो थी अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? डॉक्टर A.L. स्वामी मुदालियर थे, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के जो थे वो वाइस चांसलर थे, उपकुलपति थे। ये भी आपने याद रखना है। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग को, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने और इसे राष्ट्र के लिए बेहतर बनाने के संकल्प के तहत नियुक्त किया गया था। और डॉक्टर A. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे इसके कुलपति थे। ये भी आपने याद रखना है। ये जो नाम है आपका, डॉक्टर A. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे इसके अध्यक्ष थे, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के जो थे वो कुलपति थे, वाइस चांसलर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। 1986 की बात करते हैं। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शिक्षा पर एक नई नीति जो थी वो पेश की गई थी। इस नीति में असमानताओं को दूर करने तथा विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने पर जो था वो विशेष जोर दिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो थी वो किसके द्वारा पेश की गई थी? तो वो उस तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा जो थी वर्ष 1986 में जो थी वो पेश की गई थी। ये जो पॉलिसी थी ये भी आपने याद रखना है। और इस नीति में जो था वो विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गया, अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, के लिए जो था वो समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने पर जो था वो विशेष जोर दिया गया था। जो SC ST थे, इंडियन वुमेन्स थी, शेड्यूल्ड ट्राइब थे, उन्हें सभी के लिए जो था वो समान इक्वल जो शैक्षणिक अवसर था उपलब्ध कराने पर जो था वो विशेष जोर जो था वो दिया गया था। और इस नीति में उच्च शिक्षा तक पहुंच के अवसर का विस्तार करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई, जिसकी स्थापना जो थी 1985 में की गई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 में उच्च शिक्षा तक पहुंच के अवसर का विस्तार करने के लिए जो था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम इग्नू के नाम से जानते हैं, ये आपने याद रखना है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो शुरुआत थी वे की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? 1985 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। एनपीई ने प्राथमिक शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का आह्वान किया था और देश भर में प्राथमिक स्कूलों में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो शुरू किया था। ये आपने याद रखना है। तो एनपीई राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो था ने प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा में जो था वो चाइल्ड सेंटर्ड दृष्टिकोण का जो था आह्वान किया था और देश भर में प्राथमिक स्कूलों में सुधार के लिए जो था वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो शुरू किया था। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है वो कई बार ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्ञान आयोग के बारे में, नॉलेज कमीशन के बारे में। तो ज्ञान आयोग को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये आपने याद रखना है, नेशनल नॉलेज कमीशन के नाम से भी जाना जाता है ज्ञान आयोग को, नॉलेज कमीशन को। ये नीतियों का एक थिंक टैंक था जिसका उद्देश्य जो था वो ज्ञान प्रधान सेवा क्षेत्रों में सुधार करना था और इस आयोग का जो गठन था वे 13 जून 2005 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। ये आपने याद रखना है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन का जो गठन था वे कब किया गया था? 13 जून 2005 को किया गया था। भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा जो था वो किया गया था। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। अब जीके में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एग्जाम जीके सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि भारत के इकलौते प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के इकलौते प्रधानमंत्री कौन हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं? तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही थे जो एकमात्र प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये भी आपने नोट कर लेना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। ज्ञान आयोग की बात करते हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो सिफारिश थी बोला गया था कि विश्वविद्यालयों का निर्माण होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण होना चाहिए। आयोग का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली का विस्तार करना था। इसने मौजूदा विश्वविद्यालयों का आंशिक पुनर्गठन करके वर्ष 2015 तक लगभग 1500 विश्वविद्यालयों के निर्माण का सुझाव दिया था। तो इसका जो गठन था वे 2005 में हुआ था और इसने वर्ष 2015 तक जो था वो लगभग 1500 यूनिवर्सिटीज़ के निर्माण का जो था वो सुझाव दिया था, सिफारिशें की थी इस कमीशन ने। समिति ने 50 नए राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना और उच्च शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की सिफारिशें की थी। ये राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भारत के योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, ये इन्होंने सिफारिश की थी। ये कहा था इन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त करें, प्रतिभाशाली संकाय सदस्यों को बेहतर कार्य स्थिति और प्रदर्शन के अनुसार प्रोत्साहन के साथ बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए, ये भी इसने सिफारिश की थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और प्राप्त करने के लिए एक मानक प्राथमिकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ये भी कहा था। नियामक संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए। आयोग ने IRAHE उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विनायक प्राधिकरण के निर्माण की सिफारिश की थी। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि IRAHE की स्थापना की जो सिफारिश थी वे किसने की थी? वे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने की थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने IRAHE की स्थापना की सिफारिश की है जिससे प्रवेश में मौजूदा बाधाओं को कम करने में मदद मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य देश में स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणालियों में वर्तमान मृतप्राय 34 वर्ष पुरानी नीति में बदलाव लाना है। नई नीति का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक है और ये देश की शिक्षा के लिए परिदृश्य की ज़मीनी हकीकत पर आधारित है, जो विद्यार्थियों की
रचनात्मकता और नवाचार के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर अधिक जोर देती है, बजाय इसके कि उनसे उच्च अंक लाने और अवधारणाओं की बुनियादी समझ के बिना विषय वस्तु की नकल करने की अपेक्षा की जाए। एनपीई की जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे 10+2 बोर्ड परीक्षा संरचना का विचार त्याग दिया है और इससे विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आएगी। बिंदु 1 के स्थान पर जो नई संरचनाएं लागू की जाएंगी वो 5+3+3+4 का ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है होंगी, जो एक बड़ी राहत है और क्रांतिकारी साबित होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वे 5+3+4 रहेगा। अध्ययन के स्तरों को सरल और केंद्रित श्रेणी में रखा गया है, जैसे प्री स्कूल जो है वो कक्षा 5 तक, मिडिल स्कूल जो है कक्षा 6 से 8 तक पहले की तरह ही, हाई स्कूल 9 से 12 और डिग्री जो है वो 12 से आगे, ठीक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्षा 6 से शुरू होगा और इससे विद्यार्थियों को कम उम्र से ही अधिक जानकारी मिलेगी। छात्र कक्षा 8 से 12 तक अपने पसंदीदा विषय चुन सकते हैं और ये उन्हें उनके द्वारा चुने गए विषयों में विशेषता हासिल करने के लिए एक मंच जो है वो प्रदान करेगा। सभी स्नातक पाठ्यक्रमों की अवधि 4 वर्ष होगी, जिससे छात्रों को अपने अपने विषयों में निपुणता प्राप्त करने के लिए जो है पर्याप्त समय जो है वो मिलेगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ जो हैं वो हमने थोड़ी डिटेल में डिस्कस की, जो मैंने आपको आगामी एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि आपको पता है, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के जो है वो आपको 20 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो है वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 जो होते हैं वो जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हिंदी इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, 150 ही क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 1 मार्क्स का होता है। तो फ्रेंड्स, बस आपने तैयारी जो है वो एचपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी जो है वो अपने स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है वे भी आ गई है। आपका जो एग्ज़ाम होगा एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 का भी 27 मई 2025 को होगा और एसपीयू बीएड एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है वे आपका 18 मई 2025 को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।